हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे जुनैद कपड़े वाला, माशाल्लाह, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपने तजुर्बात से लोगों को रोशनास करा रहे हैं और खुसूसन नई टेक्नोलॉजी के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू लोगों को सिखा रहे हैं कपड़े के बिजनेस के हवाले से। माशाल्लाह बहुत ही मेहनती और बहुत ही दिलचस्प किस्म के इंसान है। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से खुश आमदीद मेरे इस लाइव फेसबुक सेशन में। मैं हूं मोहम्मद इमरान, इंटरव्यू वाला, और आज के इस वक्त के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत के मालिक जुनैद कपड़े वाला। जैसा कि आप इस वक्त अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जुनैद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम इनसे इनके बारे में जानेंगे, खुसूसन इनके यूट्यूब चैनल के हवाले से, क्योंकि माशाल्लाह गुज़िश्ता कई दिनों से अपने यूट्यूब चैनल के हवाले से भी काम कर रहे हैं। तो मजीद हम जुनैद भाई की ज़बानी ही जुनैद भाई से उनका तारुफ जानेंगे और बहुत कुछ उनसे सीखेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह। जुनैद भाई सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। एंड सेकंड इज दैट, इस वक्त आपको बराह रास्त जो नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए, और जो आपके इस प्रोग्राम को, हमारे इस प्रोग्राम को रिकॉर्डेड देखेंगे उन तमाम तर देखने वाले नाजरीन के लिए बराए मेहरबानी अपने एक जामे तारुफ करवा दीजिए जिससे लोग आपके बारे में जान सकें। जी, तारुफ मेरा ये है कि मैं खानेवाल का रिहायशी हूँ, पंजाब का, और इसके अलावा मेरा कपड़े की मेरी दुकान है। और कपड़े वो जो यानी कि बगैर सिले जो कपड़े होते हैं और शलवार कमीज का जो कारोबार होता है वो मेरा कारोबार है। इसके अलावा मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है उन लोगों के लिए जो यानी कि जो मैं काम खुद कर रहा हूँ वही काम अगर कोई और बंदा करना चाहे तो उसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है। अपना व्हाट्सएप नंबर भी उसमें दिया हुआ है। तो चैनल का मकसद मेरा ये है कि आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ, जो बगैर सिले शलवार कमीज होते हैं यानी थानों वाले स्टाइल में होते हैं, वो होलसेल मार्केट से कौन सी चीज कहाँ से मिलेगी और रिटेल में वो कैसे सेल होगी, ये मेरे चैनल का मकसद है। और घरों में अगर कोई बंदा सेल करना चाह रहा है अपने घर की बैठक में तो वहां कैसे सेल होगी। इसके अलावा कोई स्टॉल लगाना चाह रहा है कपड़े का तो वो कैसे सेल होगा। ये मतलब इस तरह की जो चीजें हैं वो मैं अपने चैनल पे मालूमात फराहम कर रहा हूँ लोगों को। ठीक। अच्छा जुनैद भाई, आपका ताल्लुक माशाल्लाह खानेवाल से है, पंजाब से, तो आपको कितना अरसा हो गया ये बिजनेस करते हुए? मुझे 9 साल हो गए जी। 2011 में मैं शामिल हो गया था इसमें। तो आपकी कोई खानेवाल शहर में होलसेल टाइप की कोई बड़ी शॉप है आपकी, या मतलब कोई बुटीक? रिटेल की शॉप है मेरी। कई वीडियोस ऐसी हैं जिसमें मेरी शॉप नजर आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पर जुनैद भाई एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा, जैसे कि अंदरून सिंध में खुसूसन कुछ कपड़े का बिजनेस करने वाले लोग मौजूद हैं, उनकी सबसे ज्यादा फेवरेट मार्केट इस वक्त फैसलाबाद की मार्केट समझी जाती है, जहां तक मेरे इल्म में है ये बात। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि फैसलाबाद और कराची की जो मार्केट्स हैं कपड़े के बिजनेस के हवाले से, उसमें क्या फैसलाबाद की मार्केट ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सिंध के लोग फैसलाबाद का रुख करते हैं जबकि कराची का नहीं? अच्छा, बात इसमें यह है कि अगर मर्दाना कपड़े की हम बात करें तो वाकई फैसलाबाद में जो कपड़ा बनता है और फैसलाबाद के जो मर्दाना कपड़े के ब्रांड हैं उनका रेट कम होता है, और जो कराची के कपड़े के ब्रांड है मर्दाना में उनका रेट हमेशा ज्यादा होता है। तो ये हर इलाके की अपनी अपनी और हर दुकान की अपनी अपनी तरतीब है कि वो सस्ता कपड़ा बेचना चाह रहा है या महंगा कपड़ा बेचना चाह रहा है। अगर सस्ता कपड़ा उसकी दुकान पे सेल होता है तो वो फैसलाबाद ही जाहिर है जाएगा, कराची नहीं जाएगा। और अगर महंगा कपड़ा सेल करना चाह रहा है वो अपनी दुकान पे और उसकी दुकान पे महंगा कपड़ा ही सेल होता है तो वो कराची जाएगा, कराची की मार्केट से, होलसेल मार्केट से खरीदारी करेगा। जैसे कि सदर है, टेक्सटाइल प्लाजा है, और इसके अलावा बोल्टन मार्केट है, तो यहाँ से ये होलसेल में कराची के ब्रांड के कपड़े मिल जाते हैं। महंगे वाले जो अच्छे वाले कपड़े होते हैं वो कराची से ही मिलते हैं, और जो कम रेट के कपड़े हैं वो जाहिर सी बात है कि वो मर्दाना कपड़े वो फैसलाबाद से मिलते हैं ज्यादा कम रेट वाले। सेल होने के हिसाब से ज्यादातर जो है वो फैसलाबाद का ही कपड़ा सेल होता है, कराची का कपड़ा इतना सेल नहीं होता क्योंकि वो महंगा होता है ना। हमारे पाकिस्तान की यहाँ पे इतना मतलब गुंजाइश वाले ज्यादातर लोग नहीं है, गुजारा करने वाले ज्यादा लोग हैं, और बहुत सारी चीजें लाहौर से ज्यादा बेहतर मिलती हैं। सही। अच्छा, तो जुनैद भाई एक चीज और भी अक्सर और बेशतर दुकानों पर देखने को मिलती है, खुसूसन मैंने खुद ने भी कई मरतबा खरीदारी की इस एतबार से, जो कट पीस के एतबार से कपड़ा दुकानदारों के पास अवेलेबल होता है वो एक बेहतरीन क्वालिटी का होता है, लेकिन उसका नुक्स सिर्फ यही होता है कि वो 2 पीस में
یا 3 پیس میں موجود ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا سستا مل جاتا ہے, جبکہ کپڑے کی کوالٹی اگر تھان کے کپڑے کے بمقابل سمجھی جائے تو بہتر ہوتی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ اصل میں فیکٹری میں جو بعض کپڑے بنتے ہیں نا, اس میں فیکٹری کی طرف سے ہی نقص نکل آتا ہے, تو وہ خریدنے والے کے یعنی کہ ہول سیلر کو سستا پڑتا ہے, پھر ریٹیلر خریدتا ہے اس کو سستا پڑتا ہے, تو وہ اسی طرح آپ کو بھی سستا پڑ جاتا ہے. اس میں نقص ہوتا ہے نا, فیکٹری میں سے ہی نقص نکل آتا ہے, اس وجہ سے وہ سستا پڑ جاتا ہے. اور جو ہے یعنی کہ تھان والا جو کپڑا ہوتا ہے اس میں نقص نہیں ہوتا, زیادہ تر ایسے ہی چانس ہے کہ تھان والا جو کپڑا ہے اس میں نقص نہ ہو, تو وہ آپ کو پورے ریٹ پہ ملے گا, نقص کی وجہ سے آپ کو وہ سستا مل جاتا ہے. کٹ پیس کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ بچوں کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, یعنی کہ بچہ اور بچی, ان کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں. اور وہ دکانداروں کے پاس یعنی کہ ایک چیز 4 میٹر کا سوٹ بنتا ہے مردانہ مثال کے طور پہ, اور وہ 5 سوٹ ایک تھان میں آتے ہیں, تو 4 میٹر کے حساب سے 5 سوٹ 20 میٹر کا تھان ہونا چاہیے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 21 میٹر کا تھان آ جاتا ہے, تو وہ جو 1 میٹر فالتو آ گیا وہ کٹ پیس میں جائے گا, تو وہ اس میں ظاہرہ نقص نہیں ہوتا. 1 میٹر جو فالتو آئے گا اس میں تو نقص نہیں ہوگا, تو لیکن وہ یعنی کہ بڑا سوٹ نہیں بن سکتا, وہ بچوں کے ہی کام آتا ہے. اور اس کے علاوہ گھروں میں تکیے وغیرہ, غلاف, قرآن شریف کے اس کام آتا ہے. باقی وہ جو کٹ پیس ہوتے ہیں وہ بڑے مردانہ سوٹ بنانے کے کام نہیں آتے. میں یہ کہہ رہا تھا جنید بھائی, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو ریحان صاحب کی ویڈیوز دیکھ کر اور قاسم علی شاہ صاحب کی ویڈیوز دیکھ کر, کچھ بہترین موٹیویشنل اسپیکر کی ویڈیو دیکھ کر آپ کو یہ موٹیویشن ملی کہ جو کام آپ کو آتا ہے دوسروں کو بھی سکھایا جائے. تو آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کب بنایا اور اس پر آپ کب سے کام کر رہے ہیں, اور اب تک کتنی ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں, کن کن موضوعات پر؟ میں جی تقریباً 4.5 ماہ تقریباً ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے یوٹیوب پر. سب سے پہلی جو ویڈیو میں نے ڈالی تھی اس کو 4.5 ماہ ہو گئے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ مطلب کن کن موضوعات پر, ظاہر سی بات ہے کہ کچھ موضوع الگ الگ ہوگا. جی 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 میں نے کپڑے کے بارے میں ہی یعنی کہ بوسکی کے, اگر بوسکی ہے مطلب کپڑا ہے تو اس کی ساری میں نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ اس میں یعنی کہ یہ سمپل بھی ہوتی ہے اور اس میں ڈیزائننگ بھی آتی ہے, یعنی کہ اور اس کے علاوہ اس میں 2 پیس بھی آتے ہیں. بعض کپڑے میں 2 پیس آتے ہیں, بعض میں نہیں آتے, اور بعض کپڑا جو ہے وہ نازک ہوتا ہے, بعض کپڑا پائیدار ہوتا ہے. مختلف اس طرح کی یعنی کہ علیحدہ علیحدہ میں نے ویڈیو بنائی ہے, اس میں یہ بتایا. اور بعض ویڈیو میں نے یہ بتایا کہ بھئی یہ کیسے سیل ہوں گی اور ایک سیل مین کو کیسا ہونا چاہیے. بعض ویڈیو میں نے یہ بتایا ہے سیل مین یعنی کہ ایک خوش اخلاق سیل مین ہونا چاہیے, اور مطلب جو زیادہ کسٹمر سے بات چیت کرے گا, جو زیادہ سوال کرے گا, وہ وہی کسٹمر کو جو ہے نا وہ قائل کر سکے گا اپنی بات پر. ایک سیل مین نہیں بن سکتا جو خاموش بندہ ہو. اس طرح کی کافی موضوعات ہیں, مختلف موضوعات پہ میں نے بات چیت کی ہے. کپڑے کے بارے میں بھی بتایا ہے, اور اس کو سیل کیسے کرنا ہے, ایک سیل مین کو کیسا ہونا چاہیے, سیل مین کی کیا ذمہ داری ہیں, اس کے علاوہ مالکین کی کیا ذمہ داریاں ہیں, وہ بھی میں نے اس میں جو اپنے چینل میں جو ہے نا واضح کی ہیں. صحیح. اچھا تو جنید بھائی چلے یہ بھی بتائیے گا اپنے تجربے کی روشنی میں کہ کپڑے کے بزنس کو ایک چھوٹے پیمانے سے اسٹارٹ کرنے کے لیے, چلے موضوع آپ کو میں دے دیتا ہوں کیونکہ آپ نے ایک مختصراً اس بات کو شارٹ کر دیا, لیکن میں ایکچولی تفصیلاً جاننا چاہ رہا تھا اس حوالے سے. تو آپ یہ بتائیے کہ اس بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے اسٹارٹنگ میں کتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور پھر کس طریقے سے اس کو سیل آؤٹ کرنا چاہیے. تھوڑی سی اس کی بیسک معلومات بتائیے گا جنید بھائی. آپ نے 3-4 سوال اصل میں اکٹھے پوچھ لیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیسوں کا جہاں تک معاملہ ہے, اگر آپ کٹ پیس آپ سیل کرنا چاہتے ہیں وہ 1,50,000 میں بھی آپ کا یہ 50,000 میں بھی اس کٹ پیس کا کام ہو سکتا ہے, جو بچوں کے لیے جو کٹ پیس استعمال ہوتے ہیں. اگر آپ یعنی کہ پورے تھان کا کوئی ایک حصہ یعنی کہ فیصل آباد کی ورائٹی زیادہ تر سٹال پہ سیل ہوتی ہے جو سستی ورائٹی ہوتی ہے, تو وہ اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک پھٹے کی ضرورت ہوگی, کپڑے کی ضرورت ہوگی. اس کے لیے آپ کو تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ روپے لازمی چاہیے ہوں گے. اگر چھوٹی کوئی دکان بنانی ہے تو اس کے لیے پھر 15 لاکھ 20 لاکھ اس طرح ضرورت پڑتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا جنید بھائی کہ جسے آپ نے بتایا 50,000 سے چھوٹے پیمانے پر کٹ پیس کا ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اور کم از کم 1.5 سے 2 لاکھ
रुपए से हम एक छोटी मोटी कोई शॉप या स्टॉल वगैरह लगा सकते हैं। तो जी इन पैसों से जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो इससे मतलब महाना मुमकिन ना। मुमकिन अर्निंग यही है कि ये तो सेल होने पे है। एक सूट को सेल करने के बाद अगर आपकी नई नई शॉप है तो आप उसको 15% पे सेल करते हैं, बाकी सेल पे है। बाज दिनों में मंदा भी आता है, बाज दिनों में तेजी भी आती है, उसके हिसाब से जितनी सेल होगी उतना आपका हो जाए, मुनाफा हो जाएगा आपको। सही, मैं ये कह रहा था मतलब ज्यादातर आपको बेसिक मालूमात अपने वालिद मोहतरम से ही हासिल हुई, और मजीद फिर आपका खुद का भी एक जाती तजुर्बा हो गया बिजनेस के एतबार से। जी जी बिल्कुल, खरीदारी भी मैंने खुद करनी होती है और सेल्समैन को मैंने खुद जो है वो हैंडल करना होता है, उनको जो बात समझानी होती है वो मेरी सारी जिम्मेदारी है फिलहाल मेरी अपनी। लोकल बेस पर तो जुनेद भाई बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन कुछ जी बड़े ब्रांड ऐसे हैं नहीं, बड़े एक्चुअली ब्रांड कुछ में बड़े खादी बड़े है। ब्रांड ऐसे हैं, जैसे कि गुल अहमद की आपने बात की, चेयरमैन की जी अगर हम बात कर लें, या दूसरे मारिया बी वगैरह, तो इनके जैसे कि जी जी लेडीज लॉन या कॉटन लॉन के जो सूट होते हैं वो कम से कम 3 से 4 हजार रुपए तक का भी जी एक जी नॉर्मल सूट होता है लेडीज का। जी जी जबकि जी जी लोकल कंपनीज वही कॉटन लॉन के सूट 1000 से 1200-1500 रुपए में भी बना रही होती है, जो कि एक आराम से कस्टमर्स को बाजारों से अवेलेबल हो जाता है। तो उसमें उसमें क्या जी क्वालिटी का फर्क होता है? बिल्कुल बिल्कुल क्वालिटी का फर्क होता है। लेकिन मैं अगर नए रिटेलर्स के हिसाब से बात करूं ना, तो मैं ये कहता हूं नए रिटेलर्स को कि सबसे पहले ब्रांड के चक्कर में पड़ने के बजाय ना उनको ये देखना चाहिए कि उनकी शॉप पे किस रेट की चीज सेल हो सकती है। एकदम मतलब अगर कोई बंदा स्टॉल लगा लेता है और उस पर गुल अहमद का कोई ब्रांड लेके बैठ जाता है तो वो यकीनन नहीं सेल होगा। यानी कि अगर आपकी एक शीशे वाली दुकान है, साफ सुथरी दुकान है, रूटीन में जो है कस्टमर आते हैं, महंगा कपड़ा आपसे खरीदारी करते हैं, यानी कि सबसे मेन चीज है कि अगर एक नए रिटेलर नई दुकान खोलना चाह रहा है तो वो ये ना देखे कि मैं ब्रांड का कपड़ा सेल करूं या किस चीज का कपड़ा सेल करूं। उसको ये देखना चाहिए कि रेंज क्या है उसके कस्टमर की, वो किस इलाके में दुकान खोल रहा है, वहां पे वो महंगा कपड़ा ब्रांड का कपड़ा सेल भी कर पाएगा या नहीं सेल कर पाएगा। असल मकसद तो पैसे कमाना है ना, कारोबार से असल मकसद पैसा कमाना है, ब्रांड सेल करना तो असल मकसद नहीं है। जो चीज बिल्कुल। जहाँ पे सेल होती हो वही चीज अपने अपनी शॉप पे लाके रखनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि ज्यादातर लोग जो हैं वो गुजारा करने वाले लोग हैं पाकिस्तान में, ब्रांड वाले भी पहनने वाले भी हैं, वो होंगे 20% होंगे, 25% होंगे, ज्यादा से ज्यादा वो भी। ये मेरे ख्याल से कुछ इंटरनेट इशू था, आपकी बात माजरत के साथ कुछ समझ नहीं आई, आपने क्या कहा क्या नहीं, तो जी काइंडली अगर रिपीट कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी आखिर में। हाँ, मैं ये कह रहा था कि दोस्त की जो 6 पाउंड 8 पाउंड होता है उसके हिसाब से रेट का फर्क नहीं होता, बल्कि क्वालिटी के हिसाब से रेट का फर्क होता है। बास बोस्की होंगी दोनों, यानी कि अगर दो किस्म की बोस्की आपके पास पड़ी हैं और वो दोनों ही अगर दुकानदार आपको ये कह रहा है कि ये असल है, तो वो दोनों ही असल होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक नकल है एक असल है, दोनों असल होंगी, लेकिन क्वालिटी का फिनिशिंग का फर्क आ जाता है। बास चीज आपको लगेगी कि इसमें यानी कि इतनी वो फिनिशिंग नहीं आ रही, देखने में ही पता लग जाएगा आपको कि एक बोस्की में अंधेरा अंधेरा सा है, एक बड़ी चमकदार सी है, ब्राइट सी है, दोनों जब आपके सामने पड़ी हुई होंगी। तो उसी हिसाब से यानी कि जैसे मैं बता रहा था कि जैसे अपने पाकिस्तान में ब्रांड है, इसी तरह चाइना में भी ब्रांड है, और चाइना भी बोस की एक ही चीज है, लेकिन चाइना का हर ब्रांड उसको अपने अपने हिसाब से बना रहा है और वो अपने अपने हिसाब से उसका रेट निकालता है, इस वजह से रेट का फर्क होता है। होती ये सारी असल ही है, धागा इनका तकरीबन एक ही होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क क्वालिटी का फिनिशिंग का होने की वजह से रेट का फर्क आ जाता सही। तो ये जो गज की आपने बताई जिक्र की, इसका है। थान कितने गज या मीटर कपड़ा मौजूद होता है? तो 50 गज का थान है, 7 गज का एक सूट होता है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा जुनेद भाई, यहाँ पर प्रोग्राम के आखिर में जाते जाते हामिद अली अंसारी भाई का एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। हमें मैंने लिखा है कि इनके लोग अगर कट पीस का काम स्टार्ट करना चाहें तो परचेजिंग के लिए कौन सी मार्केट बेहतर है, कराची या फैसलाबाद? दोनों बेहतर हैं, दोनों जगह से ही मिल जाता है कट पीस, यानी कि कराची में भी मिल जाएगा और मक्की मार्केट फैसलाबाद में भी आपको मिल जाएगा, दोनों जगह पे मिल जाएगा। आप जिस शहर के करीब हैं वहां पे जाके कट पीस की खरीदारी कर लें और बस सेल करना शुरू कर दें।
بہت شکریہ جنید بھائی، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ، آپ کا بہت زیادہ وقت لے لیا. تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنی زبردست قسم کی معلومات دین کے ساتھ شیئر کی. تو انشاءاللہ اس حوالے سے کبھی مستقبل قریب معلومات ہاں تمام کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ جنید کپڑے والا بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کے فیس بک اکاؤنٹ کے تھرو، ان کے یوٹیوب چینل کے تھرو. کائنڈلی ان کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، ان کے ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا. تھینک یو سو مچ جنید بھائی، بہت شکریہ. ویری ویلکم جی. اللہ حافظ. اوکے، اللہ حافظ. بہت شکریہ جناب تمام تو دیکھنے والے ناظرین کا. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے جنید کپڑے والا ماشاءاللہ، جو بہت ہی زبردست قسم کی اپنے تجربات سے لوگوں کو روشناس کرا رہے ہیں، اور خصوصاً نئی ٹیکنالوجی کے تھرو، یوٹیوب کے تھرو لوگوں کو سکھا رہے ہیں کپڑے کے بزنس کے حوالے سے. ماشاءاللہ بہت ہی محنتی اور بہت ہی دلچسپ قسم کے انسان ہیں. ساتھ ساتھ تمام تو دیکھنے والے ناظرین کا بھی بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھے، جن میں عمران احمد بھائی، شمس بھائی، حامد علی انصاری بھائی جنہوں نے ایک دو سوالات بھی کیے، صدام حسین بھائی، مدثر انتخاب، جتیش کمار بھائی، رابع. تمام تو دیکھنے والے ناظرین جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور ان تمام تو دیکھنے والے ناظرین کا بھی شکریہ جو اکثر و بیشتر ہمارے لائیو سیشن میں حصہ شیئر کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں کسی نئے پروگرام میں نئے کے لیے. آپ مجھے اجازت دیجیے.